So, hi guys, today we are going to discuss the act. As I said, background हम already discuss कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है background तो go and watch that. And today we'll talk about the act. Okay. नाउ एक्ट में सारे सेक्शन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको एक बार एक रीडिंग उसकी ले लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ. हम सिर्फ जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक. नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2B, इट सेज इट डिफाइंस पब्लिक ड्यूटी. सो पब्लिक ड्यूटी क्या है? कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम अगर कोई कर रहा है जो कि स्टेट या पब्लिक या कम्युनिटी के लिए हो रहा है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, फॉर द पब्लिक हो रहा है, फॉर द स्टेट हो रहा है, ठीक है, या फॉर द कम्युनिटी हो रहा है, तो उसको हम पब्लिक ड्यूटी कहते हैं. ठीक है. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मनसुख भाई कांजी भाई शाह में कहा था कोर्ट ने कि it is evident from the language of section 2B of the BC Act that any duty discharged wherein state, the public or community at large has any interest. State, public, community तीनों keywords हैं, याद रखिएगा. Has any interest is called a public duty. ठीक है. नेक्स्ट इज़ सेक्शन 2C, पब्लिक सर्वेंट. अब इस पब्लिक सर्वेंट का सेक्शन बहुत बड़ा है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे आप, लेकिन उसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन. और उससे पूछ लेते हैं, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड दे विल से कि इसमें से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ केसेस, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी सेक्शन होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी केस आता है स्पेसिफिकली डील करने के लिए, ठीक है, तो उसको याद रखना, उसको उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अब आप पब्लिक, आप 2C पढ़ेंगे, आप उसको याद भी करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूडेड हैं. बट जो केसेस में एक्सक्लूसिवली कह दिया गया है कि ये तो पब्लिक सर्वेंट होंगे ही, ठीक है, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर वर्सेस प्रभाकर राव एंड अनदर. इसमें कहा गया था कि पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द IPC इज़ ऑफ नो रेलेवेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. यानी कि जो IPC में डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की, उसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में जो डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट से, उससे कोई लेना देना नहीं है. इम्पॉर्टेंट केस है, नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट इज़ CBI वर्सेस रमेश गेली. The managing director and chair of a private banking company were held to be public servant. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, तब भी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयर को पब्लिक सर्वेंट कहा गया है. क्यों? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन अ पब्लिक ड्यूटी. ओके, पब्लिक ड्यूटी क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं. ठीक. M. Karunanidhi versus Union of India. Supreme Court held that chief minister or a minister are in the pay of government and are therefore public servant. क्योंकि government pay कर रही है, they are being paid from the funds of the government by the public. ठीक है, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर होगा. M. करुणानिधि वैसे भी इंपॉर्टेंट केस है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अगर पढ़ सकते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है. PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट MLA इज़ अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक, तो ये सब आपके एक्सक्लूसिवली पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर्ड हैं, इनको याद रखिएगा. नाउ सेक्शन 2D डिफाइंस अनड्यू एडवांटेज मीन्स एनी ग्रेटिफिकेशन वट एवर अदर देन अ लीगल रेम्यूनरेशन. ठीक है, अनड्यू एडवांटेज को इसमें डिफाइन किया गया है. तो ये कहा गया है कि कोई भी ग्रेटिफिकेशन अदर देन अ लीगल रेम्यूनरेशन. ठीक. फिर आपको, ताकि ग्रेटिफिकेशन और लीगल रेम्यूनरेशन को लेकर भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो ग्रेटिफिकेशन को भी एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर दिया गया है कि पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन या फिर ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी से तक लिमिटेड नहीं है. ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको मोनेटरी उसकी वैल्यू हो, वो कोई भी हो सकती है ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, मोनेटरी वैल्यू होना उस ग्रेटिफिकेशन का ज़रूरी नहीं है. ठीक. एंड लीगल रेम्यूनरेशन में सिर्फ आपका पे नहीं आएगा, बल्कि सब कुछ, वो सारी रेम्यूनरेशन जो भी गवर्नमेंट ने परमिट किया हुआ है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने परमिट किया हुआ है देना एक सर्वेंट को, उसके एम्प्लॉय को, वो सभी लीगल रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड होगा. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस हैज़ बीन इंसर्टेड बाय 2018 अमेंडमेंट.
प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें ये कहा गया था कि ग्रेटिफिकेशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन। ये हमने एक्सप्लेनेशन में भी देख लिया था कि सिर्फ पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है। ग्रेटिफिकेशन जो वर्ड है ये आपका किसी भी तरीके की ग्रेटिफिकेशन को इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि अगर मान लें कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, ठीक है, या ले रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, लेने के लिए कोशिश कर रहा है, एन अनड्यू एडवांटेज, किसी भी तरह की अनड्यू एडवांटेज with intention to perform cause performance of public duty improperly or dishonestly, ठीक है, या फिर forbear or cause forbearance to perform forbearance to perform such duty either by himself or another public servant, या फिर B कहता है कि as a reward, ठीक है, from any person as a reward for the improper dishonest, कोई भी undue advantage as a reward ले रहे हैं, ठीक है। Then C is another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or forbear performance of such duty in anticipation of a consequence of accepting an undue advantage from any person, ठीक है, anticipation और in consequence। तो इस केस में, इन केसेस में कितना पनिशमेंट है? द पर्सन शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी मिनिमम 3 साल तो मिलनी है अगर प्रूव हो जाता है, बट इट इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। पनिशमेंट का याद रखिएगा कितना टर्म ऑफ पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और CBI में जब भी आप कोई भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हैं, वो भले ही APP है या फिर APO है, टर्म ऑफ पनिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको याद रखनी है की ऑफेंसेस की। So the explanation 1 attached to the section says that even if you are if the public servant is not performing his duty in an improper manner, but if he has obtained, accepted or attempt to obtain an undue advantage, ठीक है, तो वो ऑफेंस मान लिया जाएगा, ठीक। अनड्यू एडवांटेज आप जैसे ही लेंगे, इट डजेंट मैटर आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस, ठीक है। इसमें एक इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया है इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने के लिए। ये कहता है कि अ पब्लिक सर्वेंट एस आस्क अ पर्सन P टू गिव हिम एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़ टू प्रोसेस हिज रूटीन राशन कार्ड एप्लीकेशन ऑन टाइम। एस इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। तो एक पब्लिक सर्वेंट एस है, उसने P से कहा कि मुझे 5,000 रुपये दो तो मैं तुम्हारा रूटीन राशन कार्ड एप्लीकेशन जो है उसे प्रोसेस करूँगा आगे, ठीक है। नाउ दिस वाज हिज ड्यूटी, दिस वाज हिज पब्लिक ड्यूटी कि वो राशन कार्ड की एप्लीकेशन आए तो उसको प्रोसेस करे। लेकिन इसने इस पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए एक अनड्यू एडवांटेज क्या किया, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, ठीक है, उसने उससे मांगा 5,000 रुपीज़, तो एस गिल्टी हो जाएगा अंडर सेक्शन 7, और गिल्टी हो जाएगा तो पनिशेबल है मिनिमम 3 ईयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू 7 ईयर्स, ऑल्सो फाइन, ठीक। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्स, एक्सेप्ट्स, अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन शैल कवर केसेस वेयर अ पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन बाय अब्यूजिंग हिज पोजीशन, चाहे वो अपने लिए ऑब्टेन कर रहा हो या फिर किसी और पर्सन के लिए ऑब्टेन कर रहा हो। कैसे? अपनी पोजीशन का अब्यूज़ करके, गलत इस्तेमाल करके, ठीक है। जो एक पब्लिक सर्वेंट की उसकी पोजीशन है उसका गलत तरह से फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, या फिर अपना जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है किसी और, मान लीजिए वो खुद पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी और पब्लिक सर्वेंट को ऑब्टेन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए या फिर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन करने के लिए अगर वो वेट कर रहा है, ठीक है, ठीक, तो वो भी क्या होगा, इसमें एक वो होगा, ऑफेंस होगा, ठीक है। बाय एनी अदर करप्ट और इलीगल मीन्स इट शैल बी इमटेरियल वेदर सच पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द अनड्यू एडवांटेज डायरेक्टली और थ्रू अ थर्ड पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी के थ्रू ऑब्टेन कर रहा हो या फिर खुद ऑब्टेन कर रहा हो, इमटेरियल है। सेक्शन 7, 7A, 8, 9, 10 ये आपके सब्स्टिट्यूट हुए हैं 2018 अमेंडमेंट से, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2018 अमेंडमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आने के
चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सेक्शन 7 के हम केसेस देख लेते हैं। पहला केस है एन सुनकन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें ये कहा गया था कि मेयर पोजेशन एंड रिकवरी ऑफ द करेंसी नोट फ्रॉम द एक्यूज विदाउट प्रूफ ऑफ डिमांड विल नॉट ब्रिंग होम द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7, ठीक है। आप ऑब्टेन करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अनड्यू एडवांटेज। तो सुकन्ना केस में ये कह दिया गया था कि सिर्फ अगर आपके पास पोजेशन है करेंसी नोट्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अनड्यू एडवांटेज एक्सेप्ट किया है या फिर ऑब्टेन किया है या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन किया है, ठीक है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन इज साइन क्वा नन टू कॉन्स्टिट्यूट दी सेड ऑफेंस। इलीगल होना उस ग्रेटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैंडेटरी है। वो ग्रेटिफिकेशन जो ऑब्टेन कर रहे हैं वो इलीगली ऑब्टेन होनी चाहिए, ठीक। पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ एपी में ये कहा गया था कि प्रूफ ऑफ डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन सेक्शन 7 13(1)(d)(1) एंड 2 जो है वो आपका एक एसेंशियल एलिमेंट है इन ऑर्डर टू मेक अ पर्सन लाइबल अंडर सेक्शन 7 और 13(1)(d) फर्स्ट एंड सेकेंड। इलीगल ग्रेटिफिकेशन का डिमांड होना ज़रूरी है, ठीक है, उसका प्रूफ होना ज़रूरी है। मूविंग ऑन, सेक्शन 7A टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को, करप्ट या इलीगल मीन्स एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मुझे पैसे दो, मैं किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करूँगा, ठीक है, करप्ट या फिर इलीगल मीन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करूँगा कि या फिर अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर एक्सरसाइज करा के आप उससे काम कराएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप जो ये जो ऑफेंस है दैट इज़ पनिशेबल अप टू नॉट लेस देन 3 years बट एक्सटेंडेबल अप टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। की वर्ड्स क्या हैं, you influencing a public servant by corrupt or illegal means excess or by exercise of personal influence, taking undue advantage, ठीक है, in order to do that taking undue advantage, ठीक। सेक्शन 8 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अब अभी तक पब्लिक सर्वेंट को लाइबल किया जा रहा था, अब द पर्सन हु इज़ गिविंग द ब्राइब उसको लाइबल किया जा रहा है। ये भी आपका सब्सटीट्यूट हुआ है 2018 अमेंडमेंट से, ठीक है। Any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons with intention to, किस इंटेंशन के साथ, या तो आप प्रॉमिस कर दे रहे हैं या फिर प्रॉमिस कर रहे हैं कोई undue एडवांटेज देने के लिए। induce a public servant to perform improperly a public duty, इंड्यूस करने के लिए उस पब्लिक सर्वेंट को ऐसा करने के लिए आप इंड्यूस कर रहे हैं कि आप अपना पब्लिक ड्यूटी जो है उसे इम्प्रॉपर्ली करें, या फिर रिवॉर्ड कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को, उसने कोई अपनी पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपर्ली की है उस काम के लिए आप उसे रिवॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो पनिशमेंट उसकी कितनी है, विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ, ठीक। 7 years मिनिमम पनिशमेंट नहीं है इसमें, मैक्सिमम है अप टू 7 years विद फाइन, या फिर सिर्फ फाइन भी हो सकता है या फिर बोथ, ठीक। Provided that the provision of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage. Now there are many cases in which जब पब्लिक सर्वेंट आपका काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और आप मजबूर हो जाते हैं, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट खुद डिमांड करता है कि ब्राइबरी दो और आई वॉन्ट वर्क, तो उस केस में पर्सन अगर कंपेल किया गया है देने के लिए अनड्यू एडवांटेज, तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन सो कंपेल्ड शैल रिपोर्ट द मैटर टू द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग सच अनड्यू एडवांटेज। अब अगर आपको कंपेल किया गया है ब्राइबरी देने के लिए, तो आपको उस मैटर को अगर आप सेक्शन 8 के उससे बचना चाहते हैं, तो आपको उस मैटर को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होगी या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी उसको रिपोर्ट करना होगा विद इन 7 days। 7 days का टाइम पीरियड याद रखिएगा, ठीक है, कि आपने ये अनड्यू एडवांटेज इस पब्लिक सर्वेंट को उसकी कंपेल करने की वजह से आपको देना पड़ा, ठीक है, ये बात आपको मेंशन करनी होगी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट व्हेन द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सच कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शैल बी पनिशेबल विद फाइन। अगर मान लीजिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो उसको सिर्फ फाइन दिया जाएगा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन इसमें है, पर्सन पी गिव्स अ पब्लिक सर्वेंट एस एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ टू इंश्योर दैट ही इज़ ग्रांटेड अ लाइसेंस ओवर ऑल दी अदर बिडर्स, पी इज़ गिल्टी इन ऑफेंस अंडर सेक्शन। आपने कोई लाइसेंस आपको ग्रांट करना था, बहुत सारी बिडिंग आई थी, आपने ब्राइबरी दी
₹10,000, ठीक है। पी पब्लिक सर्वेंट था, उसको ब्राइबरी दी 10,000 रुपये कि भाई दूसरे बिडर्स जो आए हैं उनको हटा के आप मेरा जो है मेरा बिड एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप मतलब पी लाइबल होगा सेक्शन 8 के अंडर। अब एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया है कि whether the person to whom an undue advantage is given or promised to be given is the same person as the person who is to perform or has performed, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, इट इज़ इममटीरियल कि आप जिसको ग्रेटिफिकेशन अनड्यू एडवांटेज जो आप दे रहे हैं वो उसी पर्सन को दे रहे हैं जिसको काम करना है आपका, या फिर किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उस परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है, किसी काम को करवाने के लिए दिया जा रहा है, किसी भी पर्सन को दिया जा रहा हो, तो वो जो पर्सन होगा जो देगा अनड्यू एडवांटेज वो अंडर सेक्शन 8 लाइबल होगा, ठीक है। नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ पर्सन इफ दैट पर्सन after informing a law enforcement authority investigating agency gives or promises to give any advantage to another person in order to assist such law enforcement authority investigating agency in its investigation of the offence alleged against the latter, ठीक है। अब इसमें ये भी मेंशन कर दिया गया है कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी अप्लाई नहीं होगा उस पर्सन पे अगर वो मान लीजिए लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उसने बात बताई कि भाई हमको कंपेल किया जा रहा है देने के लिए, ठीक है, अनड्यू एडवांटेज देने के लिए कंपेल किया जा रहा है। उसके बाद उसने जाके सिर्फ ताकि उस इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की हेल्प हो सके प्रूफ करने में इस चीज़ को, अगर वो बाद में अनड्यू एडवांटेज देता है तो वो अंडर सेक्शन 8 लाइबल नहीं होगा। नाउ सेक्शन 10 सेज दैट पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, ठीक है। हमने देखा था कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के केस में सिर्फ फ़ाइन का प्रोविज़न है, ठीक है। अगर सेक्शन 8 में लाइबल होते हैं तो सिर्फ फ़ाइन का प्रोविज़न है, ठीक है। सेक्शन 10 कहता है कि अगर ऑफेंस अंडर सेक्शन 9 इज़ कमिटेड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच ऑफेंस इज प्रूव्ड इन द कोर्ट टू हैव बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर। चारों चीज़ें याद रखिएगा, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, ठीक है। तो वो गिल्टी होंगे अगर उनका कंसेंट या कनाइवेंस था कमिट करने में ऑफेंस अंडर सेक्शन 9, दे विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, okay। और सेक्शन 9 डील्स विद द ऑफेंसेस ऑफ गिविंग ब्राइबरी बाय अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 11 पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांसैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट। तो अगर मान लीजिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांसैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, in connection with official function or public duty, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, minimum is 6 months, extendable up to 5 years, shall also be liable to fine. सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। तो कोई भी अगर अबेट करता है अंडर रिगार्डिंग अबेट्स एनी ऑफेंसेस, ठीक है, पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, चाहे वो कमिट हो चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर। यही आपका आईपीसी का प्रोविजन है कि अबेटमेंट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, इट डजेंट मैटर वेदर द ऑफेंस अबेटेड हैज़ बीन कमिटेड और नॉट, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 12 इस बात को क्लियर कर देता है ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच अबेटमेंट, इट डजेंट मैटर। अगर आप अबेट इफ़ समवन इज अबेटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन तो ही शैल बी लाइबल टू he shall be liable with the imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, minimum is 3 years, extendable up to 7 years, shall also be liable to fine। ये भी सेक्शन 12 भी आपका सब्सटीट्यूट हुआ था 2018 अमेंडमेंट से, ठीक है। सेक्शन 14 पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, whoever convicted of an offence under this act subsequently commits an offence punishable under this act। एक बार ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है इंसान, फिर से वो सब्सिक्वेंटली कमिट करता है तो कितना पनिशमेंट होगा, नॉट लेस देन 5 years, एक्सटेंडेबल अप टू 10 years, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पनिशमेंट स्पेशली इसका याद रखिएगा कि मिनिमम पनिशमेंट है सब्सिक्वेंट ऑफेंडर्स का 5 years, एक्सटेंडेबल अप टू 10 years। आपका ये सेक्शन भी सब्सिट्यूट हुआ है 2018 अमेंडमेंट से।
Now section 15, punishment for attempt. Whoever attempts to commit an offence referred to in clause A of subsection 1 of section 13 shall be punishable with imprisonment for term shall not be less than 2 years but which may extend to 5 years and with fine. ठीक है, not less than 2 years, extendable up to 5 years and with fine. 13 subsection 1 clause A. अब हम देख लेते हैं 13 क्या कहता है. 13 इज़ येट अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन और ये भी सब्सटीट्यूट किया गया था, ठीक है, 2018 अमेंडमेंट से. पब्लिक सर्वेंट इज सेट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट. 13 बात करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट की. तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या होता है? डिसऑनेस्टली, फ्रॉड्यूलेंटली मिसअप्रोप्रिएट्स और अदरवाइज कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज एनी प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम or any property under his control as public servant allows any other person so to do, or if he intentionally enriches himself illicitly during that period. ठीक है, या तो dishonestly fraudulently misappropriate करे या फिर convert करे for his own use any property interested in him, ठीक है, या फिर intentionally enrich करे himself illicitly during that period of the office. ठीक है, तो वो criminal misconduct होगा. एक्सप्लेनेशन 1 ये बात कहता है कि पर्सन शैल बी प्रिज्यूम टू हैव इंटेंशनली एनरिच्ड हिमसेल्फ illicitly if he or any person on his behalf is in possession of or has at any time during the period of his office been in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources. यानी कि जो उसके known sources थे, जितना उसकी इनकम हो सकती थी थ्रू known sources, यानी उसकी सैलरी ले लें या प्रॉपर्टी ले लें जो एग्जिस्ट कर रही थी, या फिर जो भी लॉफुल मीन्स हैं, उससे जितना वो कमा सकता था उससे ज़्यादा अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास है, ठीक है, तो वो आपका ये माना जाएगा कि वो इलिसिटली उसने एनरिच किया है अपने आप को ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ सर्विस. ठीक है, यानी कि आप एक मान लीजिए इलिस्ट्रेशन एक वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक एक्स है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है. जब उसने ज्वाइन की सर्विस तो उसके पास एक घर था और उसके पास सिर्फ इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम थी उसकी, वो उसकी सर्विस की जो सैलरी थी वो थी. ठीक है, तो बाद में पता चलता है कि मान लीजिए सर्विस जो जो सैलरी थी उसकी जॉब की, उसकी 50,000 रुपीज़ पर मंथ थी. ठीक है, आफ्टर अ ईयर और 2 जब बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक की जाती हैं तो उसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं. ठीक है, और ही इज़ अनेबल टू शो कि ये करोड़ों रुपए जो बैंक अकाउंट में वो आए कैसे. ठीक है, विद इन 2 ईयर्स अ पर्सन हु इज़ गेटिंग 50,000 रुपीज़ मंथली सैलरी वो क्रोर्स में तो नहीं कन्वर्ट कर सकता है उसको, अनलेस एंड अनटिल आप शो करें कि ऐसा आप क्या कर रहे थे कि आपके पास ये करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ. ठीक है, और अगर मान लीजिए वो इनकेपेबल है टू शो दी हाउ दिस अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो फिर वो क्या माना जाएगा कि ये मान लिया जाएगा कि he was intentionally enriching himself illicitly during the period of his office. अगर उसकी जो इनकम है, जो भी उसकी जो प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, उसको वो दिखाने में नाकामयाब रहता है कि कैसे उसने ऑब्टेन की है, लॉफुली ऑब्टेन की है कि नहीं की है, तो उसको इलिसिट मान लिया जाएगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 says the expression known source of income means income received from any lawful source. known source of income का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव फ्रॉम लॉफुल सोर्सेज, हमने भी डिस्कस किया है इस एग्जाम्पल में. ठीक है, नाउ सबसेक्शन 2 says any public servant who commits criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 4 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ठीक है, तो मिनिमम पनिशमेंट कितना है? not less than 4 years, extendable up to 10 years plus fine. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 16. तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने ऊपर सेक्शंस में देखा कि फ़ाइन की बात की गई है कि शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन और मे बी फाइन में बी इम्पोज्ड. ठीक है, तो सेक्शन 8, 9, 10, 11, 13, 2, 14, 15 एंड 7 में जब फ़ाइन की बात की गई है वो फ़िक्स कैसे की जाएगी, किस प्रोपोर्शन में फ़िक्स की जाएगी, ये हमें बताती है सेक्शन 16. The court in fixing the amount of the fine shall take into consideration the amount or the value of the property, if any, which the accused person has obtained by committing the offence, or where the conviction is for offence referred to in clause B of subsection 1 of 13, that is illicit means, the pecuniary resources of property referred to in that clause for which the accused person is unable to account satisfactorily.
So that's it for today. Now what you have to do is hear this video very carefully, then give it a good read to your Bear Act till the sections that we have learned in this video. And still, if you have any doubt left, then write it in the comment section below. I'll clear them. And yeah, that's it. So all the best. Okay.